हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में पीजीटी नागरिक शास्त्र का टोटल 20 क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का 51 नंबर क्वेश्चन, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं। ये बताना है आपको। दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं। एक पहला नंबर ऑप्शन है संगोष्ठी करना, प्रचार करना, लाबी बनाना, चुनाव लड़ना। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा आपका चुनाव लड़ना। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो संगोष्ठी करते हैं, प्रचार करते हैं, लाबी बनाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वार्ताएं करते हैं, ये सब करते हैं। और ये लाबी बनाना, चुनाव उनका लड़ना काम नहीं है। तो व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। व्याख्या आपका है, दबाव समूह ऐसे ही संगठन है जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ना ही अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। इसके बजाय वे अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। ब्लेंडल के अनुसार दबाव समूह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सामुदायिक और संघात्मक। दबाव समूह की कार्य पद्धति प्रचार प्रसार करना, लाबी बनाना, वार्ताएं करना, प्रदर्शन करना आदि करना है। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया। अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन है एक V.I. लेनिन, गुंडर फ्रांक, समीर अमीन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा अमीन। समीर अमीन ने अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार प्रस्तुत किया। व्याख्या देखिए, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार अफ्रीकी विद्वान समीर अमीन ने प्रस्तुत किया। आंद्रे गुंडर फ्रैंक, जिन्हें निर्भरता सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक, जिन्हें क्या माना जाता है, निर्भरता सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। किसका, कौन सा सिद्धांत दोस्तों? निर्भरता सिद्धांत का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। तो ये बात याद रखेंगे, निर्भरता सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो आंद्रे गुंडर फ्रैंक हैं। उन्होंने अपने विचारों को अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका में व्यक्त किया है। उनके पुस्तक का, आंद्रे गुंटर फ्रैंक की पुस्तक का क्या नाम है? कैपिटलिज्म एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। ये याद रखेंगे। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हॉब्स का, रूसो का, लॉक का, T.H. ग्रीन का। तो आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा लॉक का। लॉक कहते हैं, लॉक का कथन है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। लॉक के अनुसार मानव प्राकृतिक सहनशील, सहयोगी, शांतिपूर्वक होने से प्राकृतिक दशा शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता तथा प्रतिरक्षण की अवस्था थी। लॉक के अनुसार क्या है? मानव प्राकृतिक रूप से क्या था? सहनशील था, सहयोगी था, शांतिपूर्व होने की प्राकृतिक दशा शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता तथा प्रतिरक्षण की अवस्था थी। लॉक के अनुसार प्रत्येक का जीवन संतुष्ट तथा सुखी है। प्राकृतिक अवस्था के मूलभूत गुण शक्ति और धोखा नहीं थे, बल्कि पूर्ण रूप से न्याय
भ्रातृत्व की भावना का साम्राज्य था। लाक की तरह हाब्स और रूसो ने भी अपने राजनीतिक दर्शन का प्रारंभ प्राकृतिक अवस्थाओं से ही किया है। फ्रेंड 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये बताना है आपको। दिया है एक पहला नंबर ऑप्शन है, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई। यह एक वैधानिक निकाय है। तो जैसा आंसर आपको दिख रहा होगा, आंसर आपका पहला हो गया। पहला आंसर गलत है, क्योंकि इससे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक गलत है। इसमें कहा गया है कि इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये सरासर गलत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत के संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 3 के अनुसरण में छावनियों का शहरी स्वशासन तथा उसमें स्थित आवास भारत के संघ के विषय में शामिल है। देश में 62 छावनियाँ हैं। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जन संस्था के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अनुसूचित छावनियों के नगर प्रशासन का समग्र कार्य छावनी के बोर्ड के पास होता है। आगे देखिए 55 नंबर। निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? लिंडसे, मैटलैंड, बोदा, ओटो गियर के। तो इसमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा तीसरा, बोदा इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक इंग्लैंड के लास्की, ओटो गियर के, मैटलैंड और ए.डी. लिंडसे हैं। बहुलवादी विचारक के अनुसार राज्य सत्ता संप्रभुता और निरंकुश नहीं है। संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राज सत्ता को सीमित कर देता है। जो बोदा, हाब्स, हीगल आदि विद्वान द्वारा संप्रभुता की अद्वैतवादिता का प्रतिपादन किया गया है। बोदा, हाब्स, हीगल जो हैं, इन्होंने क्या किया है? संप्रभुता की अद्वैतवादिता का सिद्धांत क्या है? प्रतिपादित किया है। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान के अधिकांश उपबंधों में संशोधन के समय संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत से तात्पर्य सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत है। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, स्पेन। तो कौन सा नहीं है? स्पेन नहीं है आपका बिमस्टेक का सदस्य, और सब तीनों हैं। व्याख्या में देख लीजिए। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। यह उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में
बैकाक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। इसके 7 सदस्य देशों में से 5 दक्षिण एशियाई हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल एवं श्रीलंका शामिल है। 2 अन्य म्यांमार एवं थाईलैंड हैं। तो इन 7 देशों में कौन कौन है? बांग्लादेश एक हो गया, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, और 2 है म्यांमार और थाईलैंड। टोटल मिलाकर कितने हैं? 7 हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, 58 नंबर क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। व्याख्या देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्य के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। संघ लोक सेवा आयोग भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो पद पर रहेगा। अगर जो पहले हो उसी के अनुसार वो पद पे क्या रहेगा? 6 वर्ष रहेगा। या 65 वर्ष पहले हो जाएगा तब उसका पद समाप्त हो जाएगा, या 6 वर्ष पहले हो जाएगा तब वो पद समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समाजवाद के अंतर्गत संस्कृति क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? किसने किया था? कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग, V.I. लेनिन, J. स्टालिन। तो कौन किया था? माओ त्से तुंग। आंसर क्या हो जाएगा? माओ त्से तुंग। निम्न में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया था? तो सांस्कृतिक क्रांतिकारी का विचार प्रतिपादित माओ त्से तुंग ने किया था। व्याख्या देखिए, समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का प्रतिपादन माओ त्से तुंग ने किया। माओ त्से तुंग का विश्वास था कि साम्यवादी क्रांति एक लंबा संघर्ष है, जिसमें आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी आवश्यक है। 60 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन था? तो आंसर हो जाएगा 2, JF कनेडी। JF कनेडी क्या थे? 1962 में जो क्यूबा मिसाइल संकट में उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। व्याख्या देख लेते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति JF कनेडी थे। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक टकराव था। आगे देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी क्या थी? ये बताना है। तो आंसर जो हो जाएगा हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनैतिक और पूर्व समाजवादी दोनों है। व्याख्या देखिए, हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। हॉब्स ने मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया है वह पूर्णतः पूर्व राजनैतिक व पूर्व सामाजिक अवस्था को स्पष्ट करता है। वह अवस्था राज्य और उसकी भयकारी शक्तियों की उत्पत्ति के पहले थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत लागू था। न्याय, नैतिकता और राजनैतिक अवस्था की अनुपस्थिति थी। न्याय, नैतिकता और राजनैतिक अवस्था की अनुपस्थित थी। आगे देखिए, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है। हेयर प्रणाली का क्या तात्पर्य है? एकल संक्रमण मत प्रणाली। हेयर प्रणाली का तात्पर्य एकल संकरणीय मत प्रणाली है। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है।
हेयर प्रणाली का सुझाव टॉमस हेयर ने दिया था। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। हेयर प्रणाली का सुझाव टॉमस हेयर ने दिया था। आगे देखिए, शक्ति अभिभाजन का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति अभिभाजन का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं, दूसरा हो जाएगा सी राइट्स मिल्स। सी राइट्स मिल ने शक्ति अभिजन का सिद्धांत दिया है, शक्ति अभिजन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, व्याख्या देखिए, शक्ति अभिजन का सिद्धांत के प्रमुख लेखक सी राइट मिल्स थे। सी राइट मिल्स ने शासक वर्ग शब्द को उचित न मानकर उसके स्थान पर शक्ति अभिजन पावर इलाइट शब्द का प्रयोग किया है। सी राइट मिल्स ने शक्ति शब्द में आर्थिक, राजनैतिक और सैनिक धारा को मिलाकर शक्ति अभिजन शब्द को गढ़ा था। आगे देखिए, 64 नंबर, किसका मत है कि आंतरिक संगठन, स्वायत्तता, कार्यों और कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न होते हैं? किसका मत है कि आंतरिक संगठन, स्वायत्तता, कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न होते हैं? तो आंसर जो हो जाएगा L.D. व्हाइट। L.D. व्हाइट का ये मत है। व्याख्या देखिए, L.D. व्हाइट का मत है कि आंतरिक संगठन, स्वायत्तता, कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभाग अथवा ब्यूरो से भिन्न होते हैं। 65 नंबर है क्वेश्चन फ्रेंड्स, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और दोनों की संयुक्त की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ऐसी बैठकें साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साथ बहुमत से होता है। 66 नंबर, बहुलवादी महत्व देते हैं। बहुलवादी किसको मत देते हैं? राज्य को, समूहों, संगठनों को, सरकार को, न्यायपालिका को। तो आंसर हो जाएगा समूह और संगठनों को बहुलवादी क्या देते हैं? महत्व देते हैं। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुलवादी समूह और संगठन को महत्व देते हैं। बहुलवाद को एक ऐसा सिद्धांत माना जाता है जिसके अंतर्गत समाज में अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए शक्ति को एक ही जगह केंद्रित नहीं किया जाता, बल्कि उस शक्ति को अलग अलग जगह विकेंद्रित करके इस्तेमाल किया जाता है। बहुलवाद समूह और संगठन को महत्व देते हैं। बहुलवाद को एक ऐसा सिद्धांत माना जाता है जिसके अंतर्गत समाज में अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए शक्ति को एक ही जगह केंद्रित नहीं किया जाता है, बल्कि उस शक्ति को अलग अलग जगह विकेंद्रीकरण करके इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, नगर राज्य का संबंध माना जाता है। नगर राज्य का संबंध माना जाता है, कहाँ से माना जाता है दोस्तों? आंसर तीसरा हो जाएगा प्राचीन यूनान से। व्याख्या देखिए, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्य की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स दिया। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयुक्त किया गया था। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयुक्त किया गया था। आगे देखिए,
68 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है? तार्किकता के लिए, गोपनीयता के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की सहायता के लिए, राज्य में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका के लिए। तो किसके लिए उन्होंने क्या की है? प्रशंसा की है मार्क्स ने। तो आंसर आपका चौथा सही है, चौथा आंसर सही है। राज्यों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ोतरी में भूमिका के लिए उन्होंने क्या की है? प्रशंसा की है। व्याख्या देख लीजिए। एम मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा राष्ट्र में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की भूमिका के रूप में की है। एम मार्क्स ने नौकरशाही के निम्न 4 रूपों का वर्णन किया है। कौन कौन सा रूप का वर्णन मार्क्स ने किया है? अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और योग्यता नौकरशाही। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? निम्न में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? एक ऑप्शन है प्रदत्त विधायन, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल। तो आंसर जो आपका हो जाएगा प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधायन क्या है? आपका आंसर हो जाएगा, ये साधन नहीं है। और सब क्या है? तीनों के तीनों साधन है। व्याख्या देख लीजिए। प्रशासन पर विधि नियंत्रण की विभिन्न पद्धतियाँ एवं तकनीकी होती हैं। संसदीय शासन प्रणाली वाली देशों में विधायी नियंत्रण के निम्न साधन अपनाए जाते हैं। पहला नंबर पे कानून निर्माण प्रक्रिया, प्रश्नकाल, कार्य स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, बहस और विचार विमर्श, ध्यान कर्सर प्रस्ताव। तो इस तरह ये हो गया। आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। किसने कहा है? भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। किसने कहा है? तो आंसर आपका पहला हो जाएगा के.सी. वियर। के.सी. वियर ने कहा है इस बात को। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। के.सी. वियर ने कहा था, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। के.सी. व्हीलर भारतीय संविधान को संघीय कहा है। के.सी. व्हीलर ने भारतीय संविधान को संघीय संविधान कहा है। तो फ्रेंड्स यहीं पे आपके 20 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, कंफर्म होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार दोस्तों।